नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस कड़ी के अंदर चलेंगे हम आपका यूपी टीजीटी के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है, जो आपका प्रीवियस इसका पेपर है वो आज हल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो पेपर है वो 2018 का पेपर है और जो हुआ था दोस्तों, ये आपका पेपर हुआ था, ठीक है, 8/3/2019 को, ठीक दोस्तों, ये आपका पेपर हुआ था। तो दोस्तों इस टीजीटी पेपर के अंदर जो हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय आते हैं, जिसके अंदर दोस्तों इतिहास और नागरिक शास्त्र आता है और भूगोल और अर्थशास्त्र आता है। तो दोस्तों आज की इस कड़ी के अंदर हम लोग सबसे पहले इतिहास और नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में दोस्तों आपको जो भूगोल है आपका अर्थशास्त्र है वो दोनों को प्रश्नों को हल कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा जो प्रश्न का सिलसिला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप नियम पढ़ लीजिए, ठीक है, भाग एक में चार या भाग एक में, ठीक है दोस्तों, यहाँ भाग एक में, ठीक है दोस्तों, 4 प्रश्न दिए गए हैं, एक बी सी डी, ये 4 विषय संबंधित हैं। तो आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको इन चारों विषयों में से एक प्रश्न को जवाब देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न का यहाँ पे जवाब देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक ही प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नागरिक शास्त्र को हल कर लेते हैं। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा उत्तर दिया जा रहा है चार्ल्स ई मेरियम, ठीक है दोस्तों, ये आपके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो आज शुरू करेंगे हम लोग हिस्ट्री से शुरू करेंगे, उसके बाद आपका सिविक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए पहला खंड के अंतर्गत हम लोग दोस्तों इतिहास को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे खंड में हम लोग आपका नागरिक शास्त्र को हल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा रहा है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित कौन सा था? तो दोस्तों ये था आपका प्रिवी काउंसिल, ठीक है दोस्तों, जो आपका बाद में देश की आज़ादी के बाद इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। तो ये आपका था, ठीक है, यह शीर्ष अदालत था। अगर आपने रुस्तम फिल्म को देखा होगा दोस्तों, तो इसमें ये प्रिवी का काउंसिल का रूप दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका है राजा राम मोहन राय जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों वो थी आपको एनी बेसेंट जी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे दोस्तों महिला की बात की जाए, पुरुष की बात की जाए, तो कौन थे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा बनर्जी साहब थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों था वो कामागाटा मारू घटना, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, प्राचीन भारत की जरूरत संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम से नामित की गई है? तो यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र के नाम से नामित की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वचन अभी तक नहीं हुआ है, यानी इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं मिल पाई है। तो निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई है और द्विभाषी लेखों की अनुपस्थिति है। तो इसमें उक्त में से कौन सा कारण सही है, बताना है दोस्तों। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही है आपका पहला और दूसरा तीसरा, ठीक है, उनकी भाषा के बारे में सही जानकारी भी नहीं है और अभिलेखों की जो छोटी लंबाई है और साथ ही साथ दोस्तों द्विभाषी लेखों की अनुपस्थिति है। ये आपके सभी इसमें करेक्ट हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 यहाँ पे तीनों सही हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो या निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है? यानी माँ भगवती या ज्ञान की देवी तो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इसका अर्थ है। तो दोस्तों आता है बृहत्करण उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अशोक के शिलालेख माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के बाद, ठीक है दोस्तों, शासक कौन बना था?
तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, तो पुष्यमित्र सुंग के बाद जो शासक बना था वो अग्निमित्र बना था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये दोस्तों करती हैं आपका गुप्तकाल की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? तो दोस्तों ये था आपका बलबन। ठीक है दोस्तों, मामलुक वंश का। और ये दोस्तों एक तरीक़ा से कुतुबुद्दीन के बाद जो शासकों में आते हैं इस प्रकार। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? तो यहाँ दोस्तों किया गया था काजी उल कजात को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर उसे रजनामा नाम दिया था? तो दोस्तों ये दिया था आपका मुगल बादशाह, आपका था अकबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिएगा, आगे देखिएगा। इसमें मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिज़ाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा का संबंध है? ठीक है, यह संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका संबंधित है ताजमहल से। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है और जिसका निर्माण दोस्तों शाहजहाँ ने करवाया था। तो मुगल बादशाह शाहजहाँ ने करवाया था। आगे चलिएगा। मकबरों का अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो दोस्तों ये थी ये लोधी वंश की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका। 3 फरवरी 1982 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निर्देश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का अध्यक्ष था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा वो हंटर आयोग था। तो इसका आयोग का अध्यक्ष है डब्ल्यू हंटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने की थी, जिन्होंने दलित उद्धार के लिए बहुत ही काम किया था। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन देखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था, यानी उसका नेतृत्व करता कौन था? तो ये दोस्तों था हेनरी वियल डेरोजियो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो सो यंग बंगाल के आंदोलन के पीछे प्रेरणा स्रोत रूप में माने जाते हैं। आगे देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। स्वराज्य भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था या दादा भाई नौरोजी द्वारा कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों किया गया था कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत 1906 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अंतर्गत किया गया था 1906 में। तो उसमें आपका स्वराज्य भारत के राजनीतिक प्रयासों का ये लक्ष्य था, इस प्रकार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली सर्वप्रथम धातु थी? तो ये दोस्तों थी आपकी तांबा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको लगातार एग्जाम पूछा जाता है। आगे चलिएगा। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई जाती है? चौंदाड़ो से, रूपड़ से, दैमबा से या धौलावीरा से? तो पाई जाती है दोस्तों ये धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलिएगा। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों सरस्वती और दृशावती की। ठीक है दोस्तों, आपका सरस्वती नदी और दृशावती नदियाँ जो है उनके दोनों सिरों को दोस्तों हम लोग ब्रह्म कहते हैं। जैसे प्रयागराज है दोस्तों, अगर आप प्रयागराज, ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का जो शहर है आपका प्रयागराज है, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे जो गंगा जमुना सरस्वती है, ये तीनों नदियों के मिलन को क्या कहते हैं हम लोग? संगम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे संगम कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पूछा जाए ब्रह्मावर्त किस कहलाता है? तो ये सरस्वती और दिशा नदी से कहलाती है। तो आगे आइएगा, अगला प्रश्न देखा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है, यानी कर्मकांडों पर आधारित है? तो इस पर आधारित है वो ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे आइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्तियों के लिए प्रयुक्त होता था? तो दोस्तों बताइए, आप सभी को पता होगा मथुरा कला बहुत ही प्रसिद्ध कला है जो आपके गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कलाओं से है। तो यहाँ पे दोस्तों बलुए पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिएगा, यहाँ करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे। पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश के द्वारा नष्ट किए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर दोस्तों सही कथन बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केवल ए सही है। तो केवल ए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान क्या हुए थे दोस्तों, विकसित किए गए थे। ये आपका प्रश्न सही, आपका सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कुमार गुप्त वगैरह जी। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। आमा साहब दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो किया था दोस्तों मोहम्मद शाह के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आमा साहब दाली जो था बारी आक्रमणकारी मुगल शासक के किस शासन के किया था? मोहम्मद शाह के, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता? तो दोस्तों यहाँ पे नैरो द्वारा सिंचाई प्रणाली के लिए नहीं जाना जाता, ये जाना जाता है दोस्तों किसके लिए ये किसको जाना जाता है दोस्तों? तो ये भी जान जाइए, ये दोस्तों जाता है फिरोज तुगलक को। ठीक है दोस्तों, तो ये जाना जाता है फिरोज तुगलक को। ठीक है दोस्तों, तो जो नहरों और सिंचाई प्रणाली के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है शेरशाह सूरी को। और दोस्तों यहाँ पे नागरिक प्रशासन के प्रणाली के संगठन के रूप में भी जाना जाता है। पहला रुपया जारी करने वाला 20वीं सदी का जाना जाता है और सभी शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था ये भी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों ये मलिक अंबर को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका मराठा साम्राज्य में जो गुरिल्ला प्रणाली थी, छुपकर युद्ध पर आक्रमण करना एक तरीके से। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया था? तो दोस्तों किया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिएगा, रैयतवारी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो की गई थी दोस्तों ये शेरशाह सूरी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिएगा, तो दोस्तों यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर आपके ऑफिशियल आंसर कैसे दिए जा रहे हैं। अगर किसी प्रकार कोई त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करिए। दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों ये शेख नसीरुद्दीन महमूद को। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन बिली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? तो किया था दोस्तों मदन लाल ढींगरा जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? तो दिए गए थे दोस्तों ये आपके लखनऊ। ठीक है दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत किया गया था। 1900 में अलग निर्वाचन की बात कही गई दोस्तों कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को। आगे आइएगा, तो यहाँ पे दोस्तों सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो रोलर एक्ट आपको सभी को पता होगा दोस्तों 1919 का काला कानून, 1931 के अंतर्गत दोस्तों गांधी अर्बन समझौता, 1906 के अंतर्गत मार्लो मिंटो सुधार और आपका एल्बर्ट। तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चौथे आपका फिर तीसरा फिर आपका ये, ठीक है, फिर ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, तो कौन थे दोस्तों? ये मोहम्मद इकबाल साहब थे। ठीक है दोस्तों, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे भारतीय नेता? वो थे डॉक्टर अम्बेडकर जी। और यहाँ पे उर्दू कवि की बात की जाए द्वितीय और तृतीय सम्मेलन में, तो ये दोस्तों मोहम्मद इकबाल साहब भाग लिए थे, ये दोनों। आगे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो ये दोस्तों आपका ग्रोशियंस नहीं जुड़ा है और सभी यहाँ पे जुड़े थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है आपका चतुर्थ बौद्ध संगति, ये नहीं है, ये सभी
आपकी ईसा पूर्व से पहले की घटनाएं हैं। ठीक है दोस्तों। आगे आइएगा। ऋग्वेद ऋग संहिता की 1/4 ऋचाएँ को निर्देशित करती हैं। कौन किसके लिए निर्देशित की जाती है? तो भगवान इंद्र के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैन धर्म में एक अलग यानी पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना की गई है। तो कहाँ की गई दोस्तों? ये की गई थी वल्लभी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे आइएगा। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात कही है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? दोस्तों वो है रुमंदरई स्तंभ शिलालेख। ठीक है दोस्तों, जिसमें अशोक ने करारोपण यानी टैक्स की बात कही है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो दी थी दोस्तों समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे आइएगा। फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? तो किया गया था दोस्तों मुगल शासक जो था वो था औरंगजेब, उसके आज्ञानुसार यह किया गया था। आगे आएगा। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, वह किस देश से आया था? तो दोस्तों आया था मोरक्को से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, वो आया था मोरक्को से। आगे आएगा। निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु और जहांगीर को प्रभावित किया? तो किया दोस्तों मुगल बादशाहों को पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला आइएगा। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश, ठीक है, किससे जोड़ा था? पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खान, ये जुड़ा था। तो देखिएगा दोस्तों, ये भी कई बार आपके प्रश्न में पूछा जाता है, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? तो दोस्तों था वो खम्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो दोस्तों थे वो मोरो तिम्बक पिंगले। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो मोरो तिम्बक पिंगले थे, ये आपके मराठा साम्राज्य प्रशासन में सहायता करने के लिए केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी मुखिया कहलाते थे। आगे आएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में बी.डी. सावरकर यानी बी सावरकर जी 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात आपका सेलुलर जेल से आजीवन भेजे जाने की सजा पाई थी? तो प्रश्न फिर से देखिएगा। निम्नलिखित में किस मामले में बी.डी. सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो दी गई थी उसको नासिक षड्यंत्र का जो केस था, उस केस के अंतर्गत ये सजा दी गई थी जिनको, ठीक है सो अंडमान निकोबार के द्वीप में समूह में स्थित पानी जिसे कहते हैं, सो सेलुलर जेल में भेजा गया था। आगे आएगा। C.R. दास, जिसे चितरंजन दास भी कहते हैं, C.R. दास की मृत्यु के बाद स्वराज्य पार्टी का दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दल ने के लिए खाली स्थान है किया गया था। तो किया गया था तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग हेतु हिंदू के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता की वकालत की थी? तो की गई थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया था, जिनका जन्मदिन दोस्तों 12 जनवरी को, ठीक है दोस्तों, 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, युवा
युवा दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते भी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ आपको कूट आधारित प्रश्न दिए गए हैं। सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान करिए। तो दोस्तों चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपका सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था वो दोस्तों हुआ था आपका 1819-30 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात करेंगे दोस्तों आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लागू किया गया था 1856 के अंदर किया गया था। और आपका कन्या भ्रूण हत्या जो किया गया था आपका निषेध किया गया था वो 1804 के अंदर किया गया था। और दास प्रथा उन्मूलन जो किया गया था दोस्तों वो किया गया था आपका 1843 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आइएगा। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन पाए गए हैं। तो पाए गए हैं दोस्तों वो आपके बुरजोम और रंगपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रणालीगत कर व्याख्या देता है। तो देता है वो छंदोगत उपनिषद जो है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रणालीगत देता है, जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रणालीगत करता है यानी व्यवस्थित करता है। आगे आएगा। निष्क निम्नलिखित किस काल में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त थी। विनिमय मतलब होता है दोस्तों लेन देन। तो निष्क क्या थे दोस्तों, लेन देन की एक प्रणाली थी। ठीक है दोस्तों, यह आप इसे मुद्रा के रूप में जान सकते हैं। तो ये दोस्तों थी वैदिक काल की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे आएगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे। तो करते हैं दोस्तों ये न्यायिक कार्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों होता है राजा की स्तुति या राजा की प्रशंसा। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है यानी हर्षण द्वारा लिखा गया हर्षण द्वारा जो लिखी आपकी प्रशस्ति है प्रयागराज के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपके समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। तो इस प्रकार प्रयाग जो प्रशस्ति होती है वो राजा की स्तुति या प्रशंसा की जाती है, इसीलिए से प्रशस्ति कहा जाता है। आगे आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग में नहीं है। एलोरा गुफा राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम पल्लव, खजुराहो चंदेल, एलिफेंटा गुफा मौर्यकाल। तो ये दोस्तों आपका एलिफेंटा गुफाएं मौर्यकाल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको गलत छाटना था, इसलिए गलत के अंतर्गत यही सही है। आगे आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। हरिहर प्रथम ने दक्षिण के विजयनगर वंश की स्थापना की थी। बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। तो दोस्तों ये नहीं कराया था, तो इसने कराया था दोस्तों इल्तुतमिश ने पूरा कराया था दोस्तों, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे आइएगा। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी। तो रखी थी दोस्तों ये जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों किया गया था वो पानीपत का जो प्रथम हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध वो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई थी। तो उसमें पहली बार दोस्तों तोपखाने का प्रयोग किया गया था। और इसी में सबसे पहले दोस्तों तुलगमा युद्ध नीति का भी प्रयोग किया था, ये भी पूछा जाता है आपसे। अगला प्रश्न देखिएगा। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था। प्रश्न को देखिए दोस्तों किस प्रकार घुमाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका हेमू था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न सीधा सीधा जैसे बनता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों हुआ था वो आपको 1556 में जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा। अगला प्रश्न है बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई। उसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया। तो ले जाया गया दोस्तों काबुल में ले गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ दोस्तों आपके कुल 63 क्वेश्चन जो थे दोस्तों ये पूर्ण हुए। एक तरीके से दोस्तों आपके कुल 64 आपके 63 क्वेश्चन ये पूरे होते हैं, जिसमें 125 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा भाग देखते हैं। जो दूसरा सेक्शन के अंदर है तो आपका नागरिक शास्त्र है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो आपका सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस आप जिसे कहते हैं नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसके अंदर जो प्रश्न है वो देखते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है पेरिस में। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा,
यहाँ पे दोस्तों मैच करना है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्नों को छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, फिर भी यहाँ पे इस प्रकार कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कर देते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए लेख होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, उससे प्रश्न है। तो यहाँ पे निषेध आपका निषेध किया गया है। तो दोस्तों ये आपका पढ़ेंगे हम लोग, इसको करेंगे स्थानांतरण से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है उत्प्रेषण, ये प्रमाणित करने के लिए होता है। दोस्तों परमादेश होता है आदेश के लिए, और बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है आपके शरीर पर प्रस्तुत होने वाला क्या हो सकता है। इस प्रकार देखते हैं, इस प्रकार मैच है। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों सही सम्मिलित करना है। तो चलिए कर लेते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हर देखते हैं, जो अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपातकाल से है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो 352 है आपका, ये आपका पड़ता है तो यहाँ पे दोस्तों आपका 360 है, और उसके बाद आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। ठीक है दोस्तों, 352 के अंतर्गत आपका फिर तीसरे के अंतर्गत दोस्तों हो गया आपका, चौथा हो गया है संघ लोक सेवा आयोग, और 356 दोस्तों आपका राज्य में जब आपातकाल लगाया जाता है, इस प्रकार से आपका मैच होता है। तो मैच कर लीजिए। आपका अगर ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे आएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख, हमारे संविधान में प्रीव्यू वर्ष और विशेषाधिकारों का उन्मूलन कब किया गया था। यह किया गया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल बिल की विशेषताएं नहीं थी। या आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, या हर नागरिक की सबसे बड़ी इच्छा है, या स्थायी है, या व्यक्तिगत है। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों सही है, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 ये सही है, और चौथा गलत है। ठीक है दोस्तों, ये जनरल बिल की विशेषता थी। आगे आएगा अगला क्वेश्चन देगा, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों होता है वो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, वो किया था दोस्तों मैकियावेली ने। ठीक है दोस्तों, अगर कई साथी कहते हैं दोस्तों, अगर पॉलिटिक्स शब्द का अगर पूछा जाए दोस्तों, सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, तो दोस्तों किया गया था अरस्तु द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों राज्य शब्द की बात की जाए तो यहाँ पे मैकियावेली की बात की जाएगी। आगे आइएगा, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया, तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या क्या कहा गया था। तो उसको कहा गया था संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा परिवर्तित करके इसमें समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य की स्थापना कर दी गई थी। आगे आइएगा, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं खालिस्तान देखिएगा। तो दोस्तों ये आपका है, ऑप्शन के अंतर्गत बात करेंगे तो यहाँ पे पहला है लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों, फिर संसद द्वारा पारित विधेयक को सहमति दे सकता है, और आपका संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। किंतु दोस्तों लोकसभा की अवधि को समाप्त करने के लिए चुनाव का आदेश ये नहीं दे सकता है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री के अब आपके जो विश्वास प्रस्ताव होता है, उस प्रकार इसके आदेशानुसार ये लोकसभा काम करती है। अगर विश्वास प्रस्ताव समाप्त हो गया दोस्तों, तो लोकसभा अपने आप भंग हो जाती है। अगला आएगा, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद द्वारा बनाए कानूनों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आइएगा, यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो या निषेधाधिकार क्या है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोटों की प्रणाली। तो आप सभी को दोस्तों पता होगा कि 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो कुल मिला के जो आपका यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत है 15 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु के राजा के रूप में उल्लेख किया, किसको किया है? विजेता का सहयोगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु का राजा के रूप में किसको उल्लेख किया गया? तो विजेता का सहयोगी है, तो उसे कहा था विजिगीषु। आगे आएगा, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, वो बताता है दोस्तों राज्य का नीति तत्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों किया जाता है 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसकी अवधि क्या होती है? 5 वर्ष। अगला देखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा दिया गया? तो दोस्तों हटा दिया गया था 44वें संशोधन 1978 में, ठीक है, 1978 के अंदर हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय प्रकलन समिति में शामिल हैं तो कुल आपके 30 सदस्य शामिल हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1947 में नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों थे B.R. अम्बेडकर साहब, जो भारत के पहले स्वतंत्र कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? दोस्तों अधिशेष मूल्य सिद्धांत, यानी जिसे हम लोग अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं, ये मार्क्सवाद से संबंधित है। थोड़ा सा शब्दों के साथ हेर फेर किया गया और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अरस्तु को वरीयता दिया है, किसको देते हैं दोस्तों? पॉलिटी को, उसकी पुस्तक है पॉलिटिक्स, ठीक है दोस्तों, उसने पॉलिटी को महत्व दिया है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है, गलत किया गया है? तो राज का बहुलवादी धारणा, ये मैकार और लास्की, ये सही है दोस्तों। राज की शक्ति की धारणा, ये मैकाले भी है, आपका सही है। और राज का राष्ट्रवादी, ये दोस्तों मार्क्स और बेंथम, ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो सर्वसत्तावादी हेगल और बेरियोडी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना गलत, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के जिम्मेदार है? तो दोस्तों वो नेहरू, नासर और टीटो, ये सभी दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से माने जाते हैं। आगे आइएगा, पहचाने की कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? दोस्तों कानून व्यवस्था का रखरखाव, ये आपका नहीं है, ये पुलिस प्रशासन के अंतर्गत आता है, ये विधायिका के अंतर्गत आता है। आगे आइएगा, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पुस्तकें दी गई हैं और यहाँ पे लेखक दिए गए हैं, तो हम लोग मैच कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका प्लेटो का आपका रिपब्लिक है, ठीक है दोस्तों, और बेंथम का आपका, ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और आपका लास्की का है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है दोस्तों। J.S. मिल का है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में 73वें 74वें संवैधानिक अधिनियमों ने निम्नलिखित में से को सम्मिलित किया है? तो भाग 11 और भाग 10, ठीक है दोस्तों, ये आपको शामिल किया गया है जो आपके स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों, 73वां 74वां संविधान संशोधन। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया? तो ये किया गया था 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, किसने किया था? तो इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो दो, ठीक है दोस्तों, किया था। आगे है, PIL से जुड़े व्यक्ति कौन है? दोस्तों ये आपका न्यायमूर्ति भगवती हैं, जिन्होंने पहली बार जनहित याचिका की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों लिया था वो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे है, बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणनापूर्ति होगी, कितना हो गए? सदन के कुल सदस्यों की 1/10 सदस्यों के रूप में होती है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो कर सकते हैं दोस्तों न्यायाधीशों द्वारा सिविल सेवकों के वेतन को कम, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध रखता है दोस्तों, ये रखता था जम्मू कश्मीर से, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे है, क्योटो प्रोटोकॉल किसका मुद्दा किससे संबंधित है दोस्तों? ये है आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जो आपके जापान में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक यह आर्थिक समानता के साथ ना हो, यह कथन किसका है? ये लास्की का है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, द फिलॉसफी ऑफ राइट, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये है आपकी हेगल की, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों ये आपका नीति आयोग नहीं है संवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिएगा, सूची को सूची फर्स्ट के सूची से मिलन करना है, तो चलिए दोस्तों मिलन कर लीजिए। अरस्तु का आपका है पॉलिटिक्स, और प्लेटो का है रिपब्लिक, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और हेरोल्ड लास्की का है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये इसकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा है संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों विभाज्यता ये नहीं है दोस्तों, सुनिश्चितता है, स्थायित्व और न्यायता है, ये दो तीनों हैं। आगे है संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, वो देता है 317। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो होते हैं उनको हटाने की सदस्य देता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से ग्रीक नगर राज्यों को नागरिक माना जाता है दोस्तों स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को, ठीक है, जो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी थे उनको ग्रीक नगर राज्यों में नागरिक के रूप में माना जाता था। आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? ये आपका निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, जिसमें ठीक है दोस्तों संसद के दोनों सदन और आपके विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, इसे निर्वाचित करते हैं इसे। आगे आइएगा, यहाँ पर दोस्तों मिलान करिए। चलिए, टीडीपी ये आपका आंध्र प्रदेश की पार्टी है, और टीएमसी आपका उड़ीसा से, और डीएमके आपके तमिलनाडु से, और बीजेडी आपके पश्चिम बंगाल से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ये 2001 और 2002 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित किए गए थे? तो पारित किए गए थे 2005 में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कौन सी स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों ये संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हैं? ये तो लोकसभा के उपसभापति करते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का जो स्पीकर होता है अपना इस्तीफा किसको संबोधित करता है? जो लोकसभा का उपाध्यक्ष उपसभापति होता है तो उसको करते हैं। अगला देखिएगा, राज्य के निष्पक्षता तत्व बैंक द्वारा बैंकों की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों है केटी शाह की, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो दोस्तों किए जाते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई जाती है, समाप्त की जाती है? दोस्तों वो समाप्त की जाती है संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो दोस्तों आपके यहाँ पे बान की मून के अंतर्गत था, तो दोस्तों ये बदल चुके हैं, आपका दोस्तों पुर्तगाल से संबंधित थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया? तो दोस्तों किया गया था गोलकनाथ बनाम केस के अंतर्गत, ठीक है। अगर संवैधानिक ढांचे की बात की जाए तो केशवानंद भारती किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों व्यक्तिवाद में विश्वास ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो एक दोस्तों शोषण का यंत्र है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगले है, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है? तो दोस्तों ये स्विट्जरलैंड और अमेरिका में यहाँ पे प्रचलित है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों ये आपका मिलान नहीं सही है, हॉब्स ये प्रतिशतात्मक से संबंधित नहीं है, ठीक है, और सभी यहाँ पे अरस्तु राजनीति से है, सामाजिक अनुबंध से है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी से है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो ये राज्यों का संघ कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख क्या कहलाता है? ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? तो संसद में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 259 के अंतर्गत ये बना सकता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित में से किस में गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया गया था? तो वो अहमदाबाद के कारखाने में जो हड़ताल किया, सत्याग्रह किया था, उसमें इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका मिलान करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका अनुच्छेद जो 16 है आपका सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता देता है, और आपका जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत संबंधित है, और आपका अनुच्छेद 14 जो आपका कानून समय समानता है, और 17 आपका अस्मिता के अपराध से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 है। केंद्र सरकार द्वारा किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत को संचित निधि से राज्यों को अनुमोदन देता है? तो देता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आगे है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है तो कौन करता है दोस्तों? उच्च न्यायालय और न्यायिक आपका सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय करता है। दोस्तों यहाँ पे सभी प्रश्न आपके पूरे हुए। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इतिहास और नागरिक शास्त्र की आज इस वीडियो में जो आपका प्रीवियस पेपर था हल किए। दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और अगर किसी प्रकार कोई गलती हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई त्रुटि हो तो दोस्तों जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आई बटन क्लिक करके आप 720 पर आप अपनी स्क्रीन सेट कर सकते हैं दोस्तों, आपको वीडियो एकदम क्लियर दिया जाएगा। यहाँ से दोस्तों वीडियो क्लियर देता है। दोस्तों चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।